हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं CK यादव लॉ बिम्स की तरफ से आप सबके लिए लेकर आया हूँ LLB 5th सेमेस्टर की सेकेंड पेपर जिसका नाम है इन्वायरमेंटल लॉ। तो आज हम सभी पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल लॉ कि इन्वायरमेंटल लॉ क्या होता है और किस तरीके से वह काम करता है। तो आज हम सब लोग पढ़ने वाले हैं इन्वायरमेंटल लॉ सेकेंड पेपर ऑफ LLB 5th सेमेस्टर। ठीक है, LLB 5th सेमेस्टर की सेकेंड पेपर पढ़ने वाले हैं हम लोग इन्वायरमेंटल लॉ। आप सबको पता होगा कि इन्वायरमेंटल अर्थात इन्वायरमेंटल मतलब होता है पर्यावरण। हमारे पर्यावरण को भी कुछ बहुत ढेर सारे कानूनी अधिकार दिए गए हैं जो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा और बताया जाएगा। आप लोग जानते हो ना कि पर्यावरण को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि जिसे हम देख और छू सके या जिसे हम महसूस कर सके उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। अर्थात पर्यावरण का तात्पर्य होता है इन्वायर प्लस मेंटल अर्थात परिधन आवरण। मतलब हमारे आसपास जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं या नहीं दिखाई देती, या परि मतलब होता है चारों तरफ, आवरण मतलब होता है घिरा हुआ। अर्थात चारों तरफ हमारे आसपास जो घिरे हुए चीज़ें होती हैं उसे क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल अर्थात पर्यावरण कहते हैं। तो आज हम सब लोग पर्यावरण को सेव करने और उसे बढ़ावा देने के संबंधित में यह 5th सेमेस्टर LLB 5th सेमेस्टर की सेकेंड पेपर देखने वाले हैं। यह आपको UG, क्लेट, PG, क्लेट में ये सारे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है और साथ में इसे आप PCSJ के एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इस भाग से काफ़ी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसे विधिवत देखते हैं। आप सब लोग देख सकते हैं कि जो इन्वायरमेंटल लॉ है, ठीक है, इसका कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आप लोग समझते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो प्रोविजन दिया गया है, जो उन्हें प्रोविजंस कराए गए हैं वह कॉन्स्टिट्यूशन के अधीन है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि देयर इज नो स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशंस। मतलब इसका कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण नहीं हुआ या इसकी कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस नहीं है। ठीक है, इसकी कोई क्या है, स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन कोई नहीं है। इसमें जो प्रोविजंस हैं सिर्फ प्रोटेक्ट टू इन्वायरमेंट से बात की गई है कि हमें किस तरीके से अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए इन जनरल लॉ में। अर्थात हमें सामान्य लॉ में भी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है कि किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें। इसके लिए कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन नहीं है। आगे देखते हैं सेकेंड 42 अमेंडमेंट। हम बात करते हैं अब 42 अमेंडमेंट की। 42 अमेंडमेंट जो आपको 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में। इसमें 2 आर्टिकल थे जो एडिट किए गए थे अर्थात जोड़े गए थे। कौन कौन सा आर्टिकल था द कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल 51A एंड आर्टिकल 48A। मतलब आपको आर्टिकल 51A और आर्टिकल 48A दोनों 1976 में इस दोनों को आर्टिकल को जोड़ा गया था। अब जरा बात करते हैं कि आर्टिकल 50A में क्या चीज़ें हैं। तो आप नीचे देख सकते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 50A का जी बात करता है कि हम इन्वायरमेंटल को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं और उसके फंडामेंटल क्या क्या ड्यूटीज होते हैं, यह 50A के जी में बताया गया है। मतलब आर्टिकल 50A के जी में क्या बताया गया है कि हम कैसे इन्वायरमेंटल को प्रोटेक्शन दे सकते हैं एंड इसके प्रति हमारी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होती है। अब बात करते हैं आगे 50A जी में क्या है। स्टेट दैट इट शैल बी द ड्यूटी। अर्थात स्टेट की यह ड्यूटी होगी, अर्थात जो स्टेट हमारा होगा उसकी क्या होगी, एक ड्यूटी होगी ऑफ एवरी सिटीजन्स, राज्य के सभी सिटीजन का, टू प्रोटेक्ट, कि वह प्रोटेक्ट करें अर्थात उस इन्वायरमेंटल का प्रोटेक्ट करे, प्रोटेक्शन करे, सुरक्षा करे एंड इम्प्रूव और उसमें बदलाव करें। दैट नेचुरल इन्वायरमेंट्स
इंक्लूडिंग जो भी प्राकृतिक चीज़ों से संबंधित हो, अर्थात प्राकृतिक चीज़ों से जो भी चीज़ संबंधित हो, नेचुरल इन्वायरमेंट से जो भी चीज़ संबंधित हो, उन सब का सभी व्यक्तियों को उसका पालन करना चाहिए और उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे कि इन्वायरमेंट इंक्लूड कौन कौन सी चीज़ें हैं, आपका फॉरेस्ट हो सकता है, लैंड हो सकता है, रिवर्स हो सकते हैं और वाइल्ड लाइफ हो सकते हैं। मतलब प्रकृति से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, अर्थात प्रकृति से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, सबको क्या करना चाहिए, हमें इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग को प्रोटेक्शन देना। यह इम्पॉर्टेंट है, यह कहा गया है आर्टिकल 50A के जी में। किसे कहा गया, आर्टिकल 50A के जी में। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे आप लोगों को कहा गया यदि is any one of the fundamental duties of every citizens to protect the natural assets। मतलब सभी को इसके लिए बाध्य होना होगा, क्योंकि यह फंडामेंटल क्या है, ड्यूटीज हैं सभी व्यक्तियों का। एवरी सिटीजन, सभी व्यक्तियों का यह ड्यूटी है कि वह नेचुरल को असिस्ट करे, अर्थात नेचुरल संबंधित अपनी भावनाओं को बढ़ाए और नेचुरल का क्या करे, वो नेचुरल को समझे और उस तरीके से उसका प्रोटेक्ट करे। अब जरा एक इसमें से केस आता है आपका MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया करके। यह केस बहुत ही अजीब तरीके का था। जरा इस केस के बारे में थोड़ा सा हम इशू देख लेते हैं कि क्या बात थी इस केस में। तो देखिए, इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, अर्थात यह जो केस था आपका MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। कौन सा केस था, MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट था उसका मानना था या उसने निर्णय दिया, क्या निर्णय दिया, इट वाज हेल्ड, यह कहा गया बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दैट की अंडर आर्टिकल 50AG, अर्थात जो आपने अभी भी देखा कि आर्टिकल 50AG के बारे में, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स टू इंट्रोड्यूस, अर्थात इन सब के ड्यूटी कर्तव्य से सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कराएगी। कंपलसरी, यह बहुत ज़रूरी है, टीचिंग पढ़ाया जाना ऑफ लेसन इस पार्ट के बारे में। कहने का तात्पर्य है कि लोगों को एनवायरनमेंट से संबंधित पार्ट पढ़ाने के लिए यह डिसीजन लेना सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। लेसन पढ़ाया जाए फॉर 1 आवर्स, 1 घंटे लगभग, इन अ वीक, एक सप्ताह में, ऑन एनवायरनमेंट, पर्यावरण पर। कहने का तात्पर्य है कि सभी लोगों को पर्यावरण पर 1 घंटे पढ़ाई की जाए ताकि वो इस पर्यावरण के बारे में समझें। इन ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सभी शैक्षणिक संस्थानों में, अर्थात MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह टीचिंग के क्षेत्र में, अर्थात पढ़ाए जाने के क्षेत्र में, सभी इंस्टीट्यूशंस में क्या करे, 1 घंटा एवरी वीक में इन्वायरमेंट से संबंधित कोई ना कोई क्लासेज अटेंड कराए ताकि लोग इन्वायरमेंट की सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ सके और उसे जान सकें। चलिए आगे देखते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को बढ़ावा देती है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल को बढ़ावा देती है स्टेट के मामले में। तो यह आर्टिकल है 48A। 48A क्या कहता है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस डील्स विथ प्रोटेक्शन ऑफ इकोलॉजी, अर्थात जो आपका इकोलॉजी है और इन्वायरमेंट्स है, इससे संबंधित कौन से आर्टिकल्स है, ये है आपका आर्टिकल 48। आर्टिकल 48A कहता है, सेज दैट, कहता है, स्टेट शैल एंडवेयर्स टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट्स, अर्थात जो स्टेट है वह लाइबल होगा कि वह प्रोटेक्ट करे इन्वायरमेंट का एंड उसमें इम्प्रूव करे, मतलब इन्वायरमेंट को वह प्रोटेक्ट करे, सुरक्षित करे एंड उसमें क्या करे, इम्प्रूव करे, बदलाव करे इन्वायरमेंट का। यह कहता है हमारा आर्टिकल 48A। एंड टू सेफगार्ड, और उसे बचा कर रखे, द फॉरेस्ट, जंगलों को बचा कर रखे, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ द कंट्रीज, और उस देश के वाइल्ड लाइफ को बचा कर रखे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि स्टेट की यह जिम्मेदारी है कि वह इन्वायरमेंट को बचाए और इन्वायरमेंट का किसी भी तरीके से हनन होने से सुरक्षित रखे और उसके विकास में बढ़ावा दे। इन शॉर्ट हम लोग समझ सकते हैं कि आप लोग जानते हो ना कि कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग पेड़ को क्या करते हैं, कटिंग करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा पेड़ हो गया, ठीक है, ये हमारा पेड़ हो गया, इसको हम काटना चाहते हैं, ठीक है,
पेड़ हमारा हो गया, पेड़ को हम काटना चाहते हैं, तो पेड़ ये बताओ हम क्या डायरेक्टली इसे हम कट कर सकते हैं या इसको काट करके निकाल सकते हैं? तो ऐसी कोई भी प्रावधान नहीं है। यदि आप पेड़ काटना चाहते हो तो पेड़ के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट गार्ड या वन अधिकारी जो होते हैं उनके पास जाते हैं, एक एप्लीकेशन लिखाते हैं और हम दिखाते हैं कि वो जो पेड़ है हमारे किसी न किसी तरीके से विकास में बाधा बन रहा है। कहने का तात्पर्य है कि वह पेड़ हमारे मकान के आड़े आ रहा है, मतलब मेरा मकान नहीं बनने दे रहा है, या सड़क के बीचों बीच आ रहा है, आवागमन के लिए बाधित है। तो इन सब की अवस्था में आपके विकास से संबंधित कोई चीज़ें हैं तो आप इन सब की अवस्था में पेड़ काट सकते हो, लेकिन उससे पहले आपको 2 पेड़ लगाना पड़ेगा। यह वन अधिकारी का नियम होता है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो ये प्रावधान है, जो यह बढ़ावा देना है, इम्प्रूव करना है इन्वायरमेंट में, तो यह कौन करता है? यह सब किया जाता है स्टेट के द्वारा। तो आई होप आप सबको यह सब समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग बने रहिए CK यादव लॉ बीम्स के साथ, आपको ऐसी अच्छी बातें मैं आगे बताता रहूँगा। आगे देखते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के बारे में। जो इन्वायरमेंटल है प्रोटेक्शंस एंड पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसकी लेजिस्लेशन क्या क्या है और इन्वायरमेंट को किस तरीके से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 जो है वो प्रूव करता है दैट कि वेन एवर देयर आर वायलेंस of the fundamental rights and persons can approach the courts for the appropriate remedies। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल का राइट्स का वायलेशन होता है तो वह डायरेक्ट क्या करता है, कोर्ट में अपने आप को प्रस्तुत करता है, अप्रोच करता है। तो उसके तहत क्या होता है, पिल वुड बी maintables before high courts under section 226 and before the supreme courts under section 32। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति को यदि वायलेट हो जाता है उसका फंडामेंटल राइट्स, तो हम क्या करते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। उसी तरीके से हाई कोर्ट में जाना हुआ तो आर्टिकल 226 लगता है। तो हम लोग अपनी रेमेडीज़ को प्राप्त करने के लिए कोर्ट में जाते हैं। लेकिन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन जो है यह भी इंक्लूड है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 में, जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति पेड़ काटता है तो उसको हम अपने फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के तहत उसको किसी भी हालात में कोर्ट में सेंड कर सकते हैं या उसे सबमिट कर सकते हैं। आगे देखते हैं MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस और बनता है जिसमें द विक्टिम ऑफ गैस लीक के संबंधित था वर सक्सेसफुली इन क्लेमिंग डैमेज। मतलब कहा गया कि जो हमारा जो क्लाइमेट था, हमारा जो पर्यावरण था, वह क्लेमिंग क्या हो गया, डैमेज हो गया बाय द गैस लीक। मतलब गैस लीक होने के कारण क्या हो गया कि हमारा जो क्लाइमेट था वो कैसा हो गया, डैमेज हो गया द मीन्स ऑफ पिल। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड द फंडामेंटल राइट्स। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के फंडामेंटल कौन कौन से राइट्स हैं इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आपका जो MC मेहता का जो केस है ना वो बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है, क्योंकि MC मेहता के जो कारखाने थे उसमें कई बार कई चीज़ों का कारण बनता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में कि जो 31 है आर्टिकल 21 जो है वह कहता है कि नो पर्सन्स शैल बी डिस्प्रीव्ड ऑफ हिज लाइफ ऑफ पर्सनल लिबर्टीज एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने आप को लिबर्टी नहीं रख सकता एक्सेप्टेशंस अकॉर्डिंग प्रोविजंस ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा। आगे देखिए इन मेनका गांधी की बात करते हैं। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की जो एक केस थी, इसमें जो कोर्ट था वाइल्ड डिक्लेरेशंस, जबकि जो कोर्ट था वह क्या कर दिया, इलिसिडेशंस कर दिया ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द राइट्स टू अंडर लाइफ अंडर आर्टिकल 21। राइट टू लाइफ इज नॉट confined to mere animals extincts but extends to the rights to live with the बेसिक ह्यूमन डिग्निटी। मतलब कहा गया कि जो एनिमल्स होते हैं उन सब के लिए ये सारे राइट्स नहीं बनाए गए हैं। जो भी राइट्स बनाए गए हैं वो किसके लिए बनाए गए हैं, ओनली ह्यूमन के लिए बनाए गए हैं। सो एनी पर्सन कुड नॉट डू विद द ह्यूमन डिग्निटी एंड everyone will be liable to the every person to if anyone have finished any person rights then he will be punishable under the section of 21। यही कहा गया मेनका गांधी के बारे में।
आगे हम लोग देखते हैं कि सब्सटेंशियल्स जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स है इन्वायरमेंट का, इसके बारे में क्या कहना है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसे हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स। दैट इज द एजुकेटेड विदाउट डिप्लेशंस ऑफ नेचर्स रिसोर्सेज। देयर मस्ट बी द बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट्स एंड इकोलॉजी। अर्थात हमारे विकास और इकोलॉजी से संबंधित जो पर्यावरणीय विकास है, इन सब चीज़ पर आधारित क्या करता है, हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होता है। मतलब हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या क्या चीज़ें संबंधित होती है। पहला डेवलपमेंट होता है एंड दूसरा इकोलॉजी। जरा हम लोग ऑरिजिन ऑफ डॉक्ट्रिन देखते हैं कि ऑरिजिन ऑफ डॉक्ट्रिन में क्या चीज़ है। ऑरिजिन ऑफ डॉक्ट्रिन की बात करें तो फॉर द फर्स्ट टाइम द डॉक्ट्रिन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स वाज डिस्कस्ड इन द स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशंस ऑफ 1972। अर्थात इसके बारे में पहली बार 1972 ईस्वी में स्टॉकहोल्म डिक्लेरेशंस ने बताया था। देयर आफ्टर्स इन 1987, अर्थात इसके बाद हमें फिर वह 1987 में देखने को मिला। द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट्स, जो वर्ल्ड कमीशन था इन्वायरमेंट का, डेवलपमेंट सबमिटेड इट्स रिपोर्ट्स, उसने अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया, विच इज़ आल्सो नोन एज द ब्रुडकलैंड कमीशन रिपोर्ट्स, जिसे हम ब्रुडकलैंड कमीशन रिपोर्ट्स के नाम से जानते हैं। तो क्या कहा गया कि एक व्यक्ति था जिसने 1972 ईस्वी में क्या किया, एक रिपोर्ट सबमिट किया डेवलपमेंट का, ठीक है। तो उसको बाद में किस नाम से जाना गया, नोन एज द ब्रुडकलैंड कमीशंस, ठीक है। किसके नाम से जाना गया, ब्रुडकलैंड कमीशन के नाम से। ये जो रिपोर्ट थी, वेयर इन द इफेक्टिव वाज मेड टू लिंक इकोनॉमिक, अर्थात यह किससे संबंधित थी, इकोनॉमिक से संबंधित थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से भी संबंधित थी। द कॉन्सेप्ट्स हैड बीन फर्दर डिस्कस अंडर द एजेंडा 21 ऑफ द यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल्स, अर्थात इसमें एजेंडा 21 के तहत यह कॉन्फ्रेंस में लाई गई और इस पर विचार किया गया। एंड डेवलपमेंट्स हेल्ड इन द जून 1992 एट द रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील्स, अर्थात रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में इस पर चर्चा किया गया और इसके बारे में समझा गया। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। वेरियस प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स, अर्थात इंटरजेनरेशनल इक्विटी। The principle talks about the right of the every generations to get benefits from the natural resources, अर्थात जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसके प्रिंसिपल्स जो होते हैं, यह डॉक्ट्रिन्स इसके बारे में चर्चा करती है। द मेन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द प्रिंसिपल्स, अर्थात इस प्रिंसिपल्स के जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं, इस बिहाइंड्स हैं, इज द इंश्योर्स दैट द प्रेजेंट जनरेशन शुड नॉट एब्यूज the non-renewables resources to disperse the future generation of its benefits। कहने का तात्पर्य है कि यदि हम लोग अपने आने वाले पीढ़ी को कुछ देना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हमें उन रिसोर्सेज को क्या करना चाहिए, रिन्यूएबल करते रहना चाहिए। लेकिन वो क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल हो गए हैं, अर्थात उसे अब ज़्यादा समय तक बनाए नहीं रखा जा सकता। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उस फ्यूचर जनरेशन के लिए, इसके बेनिफिट्स के लिए हमें इसे बचा कर रखना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, उसे नॉन रिन्यूएबल कर देते हैं, जिस कारण हम उसका लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन अपने आने वाले समय में अपने बच्चों को कोई लाभ नहीं दे पाएंगे। तो आगे देखिए, बी की बात करते हैं। तो द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स द प्रिंसिपल्स हैज बीन वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो इम्प्रूवमेंट्स प्रिंसिपल है वो क्या है, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। आगे बात करते हैं। प्रिंसिपल जो 15 है वह द रियो डिक्लेरेशन से संबंधित है। स्टेट दैट, इसमें स्टेट्स की बात की गई है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंटल, अर्थात इसमें प्रिकॉशनरी जो है, इसमें भी क्या कहा गया कि स्टेट जो है ना वो क्या करेगा, ऑर्डर टू प्रोटेक्ट करेगा एंड इन्वायरमेंट्स, जो इन्वायरमेंट के प्रति, एंड प्रिकॉशनरी अप्रोच शैल बी वाइडली अप्लाइड बाय द स्टेट्स। यह सभी चीज़ें किसके द्वारा अप्लाइड की जाएगी, स्टेट के द्वारा अप्लाइड की जाएगी कि वह वाइडली लाइफ के साथ साथ वह इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करे।
अकॉर्डिंग टू दियर्स कैपेबिलिटी, अपने कैपेबिलिटी के अनुसार वो क्या करेगा, इन सब चीज़ को बारे में देखेगा और समझेगा। वेयर देयर आर 3 टेस्ट ऑफ द postponing cost effective measures to prevent environmental degradation। आगे देखते हैं पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल्स। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल क्या है इसके बारे में समझ लेते हैं। यह हमारा आज का लास्ट वीडियो होने वाला है। It is obvious that objects of the above principle was to make the polluters liable not only for the compensations to the victim but also for the cost of restoring the environmental regulations। क्या कहा गया कि जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स उसके वो प्रिंसिपल्स के ठीक में उसके बनाने के लेबिलिटीज एंड लाइबल जो होते हैं वह नहीं होते हैं, एंड कंपनसेशन जो बात करी जाती है विक्टिम की उसके आफ्टर कॉस्ट के रिस्टोरिंग एंड इन्वायरमेंटल डिक्लेरेशन के संबंधित होता है। अर्थात डाइग्रेशन जो है वह बिना उसके इन्वायरमेंटल रिसोर्सिंग के बना नहीं हो सकता। आगे बात करते हैं जो पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। द फर्स्ट केस इन विच द एपेक्स कोड्स हैड द doctrines of sustainable developments was Valuers citizen welfare forum वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। यह हमारा एक केस था वैल्यू सिटीजन्स वेलफेयर्स, ठीक है। इसमें क्या हुआ, इन द इंसेक्ट्स केस डिस्प्यूट अराउज ओवर सम टेनराइजेज इन द स्टेट्स ऑफ द तमिलनाडु। अर्थात तमिलनाडु में विभिन्न प्रकार की टेनराइजेज थी। देयर टेनराइज वाज डिस्चार्जिंग एफ्लुएंट्स इन द रिवर्स पॉलर जो नदी थी उसमें डिस्चार्जिंग हो गई, विच वाज द मेन सोर्स ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर्स इन द स्टेट्स, जो पीने का सबसे मुख्य साधन था। अकॉर्डिंग टू द इंटायर सरफेस द सब सॉइल्स वाटर ऑफ द पॉलर्स, जो पॉलर की जो इंटरनल फेस थी, जो उसकी इंटायर प्रोसेस थी, वो क्या हो गया, हैड बीन पोल्यूटेड resulting in non-availabilities of the potable waters to the residents। मतलब वह जो वाटर था वह ज़्यादा पोल्यूटेड होने के कारण लोगों के घर तक नहीं पहुंच पाया। यह कहानी बनी आपका वैल्यूअर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्लासेज हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के इन्वायरमेंट के काइंड्स देखेंगे और उसके प्रकार के बारे में समझेंगे। आप देख रहे थे लॉ बीम्स। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको इसी तरह LLB फिफ्थ सेमेस्टर के साथ साथ एंड सेमेस्टर की क्लासेज भी आपको बताते रहेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर में जो सेकंड पेपर है अभी हम लोग इसके पार्ट 1 देखे हैं, इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 जल्द ही आएगा आपके एग्ज़ाम से पहले ही। और मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी वीडियो आपसे आपके सभी मित्रों तक पहुंच सके और वो अच्छे से इस चीज़ को पढ़ करके अपनी पूरी तैयारी कर सकें। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।